चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा दिए थे हम लोग, पढ़ लिए थे ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे ये बता दिया गया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे ये भी हम पढ़ा दिए थे। इसके अलावा एनसीईआरटी पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे नहीं, जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे ये आपको बताया गया था। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताया गया था। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताया गया था ना साहब। चलिए, अब याद करो, हम लोग बताए थे किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बताया गया था। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। चलिए सर बताइए, दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? टू रिएक्टेंट्स मस्ट कम क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर। हाँ, आगे, दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, सही है। कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर डायरेक्शन, सही है। बोलिए अगला। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, बैठिए। कभी भी दो रिएक्टेंट के बीच में अगर रिएक्शन होना है तो रिएक्शन होने के लिए हम कहे थे कि उन दोनों रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, उन दोनों को एक दूसरे से बार बार टकराना पड़ेगा नहीं, उन दोनों के बीच का जो टकराव होना चाहिए वो टकराव सही डायरेक्शन में होना चाहिए नहीं, और उन दोनों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तभी उन दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा, और नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा बोले थे कि नहीं बोले थे? ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक टर्म हम लोग को अभी आने वाला है, एक टर्म आएगा हम लोग को इफेक्टिव कोलिजन। क्या टर्म आएगा? इफेक्टिव कोलिजन। तो वो पूछता है कि इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? नहीं, तो रिएक्टेंट के बीच में एक ऐसा कोलिजन, दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक ऐसा कोलिजन जो सही डायरेक्शन में होता है और जिस कोलिजन में रिएक्टेंट्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है, ऐसे कोलिजन को ही इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मेरी बात कुछ दिमाग में गई? हम क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव कोलिजन किसे कहेंगे? तो हम बोल रहे हैं कि दैट टाइप ऑफ कोलिजन, क्या बोल रहे हैं? दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच reactant molecules collide with each other in proper direction and they must have sufficient amount of energy. This type of collision is called as effective collision. मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होगा? तो मान लो अगर 100 A है और 100 B है, रिएक्टेंट हम ले लिए, 100 A रिएक्टेंट हो गया और 100 B रिएक्टेंट हो गया। अब हम एक बर्तन में 100 A को डाल दिए और 100 B को डाल दिए और उनको हम लोग बर्तन को हिलाने लगे, तो 100 A और 100 B सभी 100 A और 100 B जो हैं ये सभी एक साथ प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर जाएं, ये जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। 100 A और 100 B में मान लेते हैं कि 50 गो A और 50 गो B सही डायरेक्शन में कोलाइड कर भी गया, तो क्या जरूरी है कि 50 A और 50 B के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। यानी एक बर्तन में आप रिएक्टेंट लेते हैं A और एक रिएक्टेंट लेते हैं B, तो उनके बीच में कोलिजन अगर हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उन सभी के बीच में सारा कोलिजन इफेक्टिव ही होगा, सारा कोलिजन इफेक्टिव ही होगा। क्या ये जरूरी है? नहीं, कुछ कोलिजन ही इफेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना है। कुछ कोलिजन जो इफेक्टिव होते हैं, वही रिएक्टेंट जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, एक्चुअली में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिर्फ वही रिएक्टेंट करते हैं। जो रिएक्टेंट इम्प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं या जो रिएक्टेंट प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं लेकिन उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो क्या वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे? क्या नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही रिएक्टेंट करेंगे जो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करते होंगे।
बोलो मेरी बात समझ में आई? नहीं तो पहला हम टर्म क्या बताए? इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब हम क्या बताए? दो रिएक्टेंट के बीच में या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बीच में वैसा कोलिजन जो प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, और जिस कोलिजन में रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं कि अगर एक बर्तन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, नहीं तो उन रिएक्टेंट्स के बीच में प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये प्रोडक्ट बनने का रेट डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में कितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। नंबर ऑफ कोलिजन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा रिएक्टेंट आपस में सही डायरेक्शन में टकराएंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। इतना बात में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो यहां पर देखा जाए क्या लिखा हुआ, हम लोग टर्म पढ़े। देखो तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पर? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है। पहला बात, एज द इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। इफेक्टिव कोलिजन जितना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बस में आ रहा है? जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल हम ले ले, मान लो यहां पर हम लोग एक बर्तन लिए हैं, एक बर्तन हो गया, ये हमारा दूसरा बर्तन हो गया। इस बर्तन में हम लिए हुए हैं 100A प्लस 100B। इस बर्तन में लिए हुए हैं 100C और प्लस 100D। ध्यान रखना है। अब यहां पर हम देखें, अगर यहां पर अगर देखें हम लोग, तो मान लो कोई बोलता है कि यहां पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का वैल्यू जो है वो 10 है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का वैल्यू 10 है, इसका मतलब हुआ कि 10A 10B के साथ प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, यहां आ जाओ। इसके केस में कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो हम लोग को दे दिया गया 20। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि 20C 20D के साथ सही डायरेक्शन में टकरा रहा है, और उसके पास 20C के पास और 20D के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है। नहीं तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा किसका ज्यादा? सिंपल सी बात है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नहीं, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। चलो इतना में दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो इफेक्टिव कोलिजन के बारे में क्या लिखा हुआ है? दैट कोलिजन विच हैव सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ध्यान रखना है, वैसा कोलिजन जिनमें रिएक्टेंट के पास क्या होती है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और उनका जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है? प्रॉपर ओरिएंटेड होता है। नहीं, प्रॉपर डायरेक्शनल कोलिजन होता है। तो वैसे कोलिजन को ही क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला हम लोग क्या दिया गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एज द concentration of reactant increases, as the concentration of reactant increases, probability of effective collision, probability of effective collision increases, and hence rate of reaction also increases. ध्यान रखना है,
यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर करना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर देखा जाए तो इस बर्तन में हम ले लिए हैं 50A और 50B। इस बर्तन में हम ले लिए हैं 500A और प्लस 500B। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है, कम है। और यहां पर आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम होंगे नहीं तो कोलिजन कम होगा। कोलिजन क्या होगा, कम होगा। जैसे यहां पर 50A और 50B एक बार में टकरा रहे हैं, तो 50A और 50B एक बार में टकरा रहे हैं तो इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है कि 2 A और 2 B इफेक्टिव कोलिजन कर रहा होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पर कितने टकरा रहे हैं, 500A 500B के साथ टकरा रहा है नहीं, तो 500A और 500B अगर आपस में टकरा रहे हैं नहीं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि यहां पर 100A और 100B इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, जितना ही ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा, जितना ही ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा उनके बीच में टकराव की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यानी 500A और 500B कोलाइड कर रहे हैं, तो 500A और 500B अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किस में होगी, इसमें, किसमें, इसमें ज्यादा होगी। ध्यान रखना है। नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा तो इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा तो इफेक्टिव कोलिजन भी कम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है। नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि नहीं करता है, करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चलो यहां से हम देखें अगर तो अगला टर्म हम लोग का इसमें दिया हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगला टर्म हम लोग को दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ध्यान रखना है। नहीं देखो तो रिलेशन बिटवीन, ध्यान से पढ़ो, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant firstly given by law of mass action theory। ध्यान रखना है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है, नहीं इसको सबसे पहले किस थ्योरी ने बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरी ने बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। ध्यान रखना है। चलो इसी बात को देखा जाए तो दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से देखो तो मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है ए बी बी यही लिखा हुआ है ए बी बी सी सी डी डी। इसमें रिएक्टेंट कौन है, ए, ये कोएफिशिएंट है, बी रिएक्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है। नहीं बैलेंस करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट लगाते हैं, वही है। यहां पर सी रिएक्टेंट है, बड़ा वाला सी, और ये कोएफिशिएंट है। ये बड़ा वाला डी रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट है। ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान रखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख दिया गया।
और ये क्या लिखा गया, पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर क्या लिखा गया, बी। ध्यान रखना है, दिक्कत है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो जितने रिएक्टेंट दिए हुए हैं, जितने रिएक्टेंट दिए हुए हैं उन रिएक्टेंट के पूरे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर से हम बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, नहीं, हम बर्तन में जितना रिएक्टेंट लिए हुए हैं उस पूरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना है किसी खास समय पर, ठीक। तो इसलिए देख रहे हो कोएफिशिएंट कितना लिया गया है, जो हम लोग का यहाँ कोएफिशिएंट ए है, ये पूरा का पूरा पावर ए डाल दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पूरा पावर यहाँ बी डाल दिया गया है। डाला गया कि नहीं डाला गया है, डाला गया है। यानी कहने का मतलब अगर मान लो यहां पर होता, हम ऐसा लिखें, अगर मान लो यहां पर ए के जगह पर मान लो 5 होता, 5 मोल ए, और ये मान लो कि होता 4 मोल बी, तो इसको आप पढ़ते ना जी, बाकी प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, हम लोग देख रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ते, लिख दिए नहीं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये होना चाहिए, यानी उसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों का देखा जाए तो डिपेंड कर रहा है ए के पूरे कॉन्सेंट्रेशन पर। बी के 4 मोल लिए हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन को यहां लिया गया है, ध्यान रखना है। दिक्कत है? पावर हमें क्या बताता है, सोचो, यहां पर ध्यान दो। अगर हम लिखते हैं ऐसे, ध्यान से समझो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर हम 2 लिख दिए। पावर कितना लिख दिए, 2। तो ये पावर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम 2 गुना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, अभी कितना है कॉन्सेंट्रेशन 2, अब इसको कर दो 2r, तो 2r का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4r। जैसे हम अभी यहां पर इतना है, इसको इक्वेशन 1 मानो, r1, r2 में कर है कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दो, बोलो क्या करें, 2r, पावर कितना 2, इक्वेशन 2, इसी को सॉल्व करो यहां पर, r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, बोलो होगा। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नहीं, 2 का स्क्वायर, 4 बाहर निकल गया, r का स्क्वायर रहने दिए, नहीं। अब इसको इक्वेशन 2 नहीं मान के इक्वेशन 2 मानिए इसको। चलिए अब 1 और 2 को डिवाइड कीजिए, r1 बटा r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर है, इसको लिखिए, इसको इधर भेजिए, ये क्या बताया, वही ना हम लोग बोल रहे थे, नहीं। तो पावर जो है ये क्या बताता है, पावर हमें बताता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर हम लोग का पावर 2 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम 2 गुना से बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना से बढ़ जाएगा। नहीं, पावर यहां पर 3 होता और कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना से बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना से बढ़ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी भी रिएक्शन का रेट, नहीं, बैलेंस्ड रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो बैलेंस्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है। कह सकते हैं क्या हम लोग बोल रहे हैं, फिर से समझो, हम लोग बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है। पहला बात, इसी बात को ऐसे बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इस पूरे के पूरे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम पूरे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उठाकर ऊपर डाल दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि अभी कुछ देर पहले तुम पढ़े हुए हो क्या कि किसी भी रिएक्शन का रेट कोलिजन पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर। तो हम मान लो अगर 100 गो ए ले लिए और 100 गो बी ले लिए हुए हैं, कितना 100 ए और 100 बी ले लिए हुए हैं, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पूरे 100 और पूरे 100 जो बी लिए हुए हैं उन पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नहीं कि गिवन टाइम में कितने रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। क्योंकि याद करो रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम, यानी टाइम के साथ कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, जो रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में बदलता है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यानी जो रिएक्टेंट समय के साथ खर्च होगा, जो रिएक्टेंट समय के साथ खर्च होगा उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, पूरे के पूरे अमाउंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। बात समझा रहा है? नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या सभी रिएक्शन के लिए सही है कि गलत है? बोलिए। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के पूरे मात्रा पर डिपेंड करता है, नहीं, और हम बोल रहे हैं कि नहीं, किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि समय के साथ कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मान लो हम बर्तन में 100 गो ले लिए 100 गो बी ले लिए, नहीं, 100 गो या 100 गो बी के बीच में रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0। तो कहां रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आप बर्तन में रिएक्टेंट ले लिए हैं तो कोई जरूरी है कि रिएक्शन हो ही जाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन होगा। बात समझा है ना? नहीं, तो अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। ध्यान रखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर 0 हो गया, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि नहीं भाई कॉन्सेंट्रेशन 100 है, कॉन्सेंट्रेशन बी का भी 100 है, तो चलो ए का पावर 100 करो, अब बी का पावर भी कितना करो 100, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ 100 गुना से भाग जाएगा। ये पॉसिबल है? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये सभी रिएक्शन के लिए सही नहीं है। तो सवाल उठता है किसके लिए सही है? नहीं, ये कौन से रिएक्शन के लिए सही है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन उस रिएक्शन के लिए सही है जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन के केस में लॉ ऑफ मास एक्शन सही होता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कंबशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जलना। नहीं, तो पेट्रोल का जलना, एक बर्तन में पेट्रोल ले लो और पेट्रोल में माचिस मारो, नहीं तो पूरा का पेट्रोल जो है 2 या 3 सेकंड में जल गया। तो पूरा का पूरा पेट्रोल 2-3 सेकंड में जल गया, इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। तो रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो है ये कोलिजन एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उनको एनर्जी मिला, नहीं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन ऑफ पेट्रोल विथ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, पेट्रोल कब जलता है? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। नहीं, तो रिएक्शन ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल का एक पार्टिकल ले लो, ऑक्सीजन का, एयर का एक पार्टिकल ले लो, नहीं, और इन पार्टिकल के बीच में पहली बार में ही जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, और पहली बार में ही इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जा रहा है। नहीं, तो क्या ये पहली बार में ही प्रोडक्ट बना देगा कि नहीं बना देगा? बना देगा। तो पेट्रोल के जितने भी पार्टिकल हैं, नहीं, वो पहली बार में ही ऑक्सीजन के साथ सही डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं, और पहली बार में ही उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए नहीं सारे पेट्रोल एकाएक जल जाते हैं, और इसीलिए रिएक्शन क्या होता है? फास्ट रिएक्शन। कोई रिएक्शन स्लो क्यों होता है जी? क्योंकि रिएक्टेंट के बीच का कोलिजन पहली बार में सही डायरेक्शन में नहीं हुआ होगा। अगर कोलिजन सही डायरेक्शन में होता है तो एनर्जी पूरा नहीं मिल पाता है, इसलिए रिएक्शन क्या होता है? स्लो हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट खर्च जाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन
वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पूरी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए, क्या ये सभी रिएक्शन में सही है? नहीं, सभी रिएक्शन में सही नहीं है। तो क्या पूरे के पूरे रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। चलो, तो यहां से हम लोग ये सब बात समझ गए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर से लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है हम लोग को? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्टली गिवन बाई, सबसे पहले इसी द्वारा दिया गया। ठीक, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये बात क्या सभी रिएक्शन में सही है? नहीं, ये बात सिर्फ किस पे सही है? वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टोटल अमाउंट पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन सभी रिएक्शन में यह बात कहना क्या है? गलत है। चलो देखा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए क्या लिख रहा है। According to this law, the rate of a chemical reaction depends upon a stoichiometric coefficient of reactants present in the balanced chemical reaction. सही है। That is, according to this law, the rate of chemical reaction depends upon the total concentration of reactant present at a given time interval, which is not true for all types of reaction. तो जो पॉइंट हम बोले वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। इस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए अगले पॉइंट पे आओ। ड्यू टू दिस रीजन लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर फ्यू रिएक्शन। इसी कारण से जो लॉ ऑफ मास एक्शन आया शुरू में, ये सभी रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं हुआ, कुछ रिएक्शन के लिए ही वैलिड हुआ। चलो, जनरली दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन। ये जो लॉ है वो जनरली किसके लिए वैलिड होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए, ध्यान रखना है। चलो, लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली ए थ्योरेटिकल लॉ, इट हैज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। नहीं, यानी कि साइंटिस्ट आए और सिंपली बोल दिए कि रिएक्टेंट जितना ही ज्यादा, नहीं, रिएक्टेंट जितना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा। अब मालूम चला कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज्यादा? बस में आ रहा है? तो ये बोलना क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। चलो कुछ एग्जांपल देखें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन है NO2 और F2 के बीच में, तो NO2 और F2 के बीच में यहां पर हम लोग को देखा गया तो NO2F आ गया। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखा जाए तो चलो, इसका कोएफिशिएंट कितना है जी? 2, इसका कोएफिशिएंट 1, तो उनके अनुसार NO2 का पावर कितना होगा? 2। तो देखो यहां पे 2 लिखा गया है। चलो, F2 का पावर कितना होना चाहिए? 1, तो 1 लिखा गया। ये किसके अनुसार है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब इसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, नहीं, तो देखो तो क्या आया है? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K, NO2 का पावर क्या आया है? 1, और F2 का पावर भी क्या आया है? 1। कुछ नहीं, इसका मतलब पावर क्या है? 1। तो ये बताओ कि क्या लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन आया हुआ है और एक्सपेरिमेंटल जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन आया हुआ है, दोनों मैच कर रहा है क्या? दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या सभी रिएक्शन के लिए सही है? नहीं सही है, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां देखो H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। यहां पर HNu का मतलब क्या होता है जी? लाइट एनर्जी। HNu का मतलब क्या होता है? लाइट एनर्जी। शायद 11th का इन्हें पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला आता है E बराबर HNu, या इसी का एक फॉर्मूला आता है E बराबर Hc बाई लेमडा। नहीं, तो ये जो फॉर्मूला है ये लाइट एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहां पर C का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। बस में आ रहा है ना? तो ये हम लोग का आता है। तो HNu कहीं लिखा रहता है, किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का। किसके एनर्जी का? लाइट एनर्जी का। चलिए, उतना से मतलब नहीं है। अब H2 प्लस Cl2 लिए, क्या बन गया? HCl। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखा गया है? H2 का पावर 1 और Cl2 का पावर 1 लिखा हुआ है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ध्यान से देखो, H2 का पावर क्या है? 0, Cl2 का पावर क्या है? 0। यानी कि
यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आप एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में अगर आपके पास H2 है और बर्तन में क्या है, Cl2 है, तो बर्तन में 100 गो H2 ले लीजिए, 100 गो Cl2 ले लीजिए, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, इनके बीच में रिएक्शन कराना है तो आपको ऊपर से इसमें लाइट एनर्जी डालना पड़ेगा। जब तक आप लाइट एनर्जी नहीं डालिएगा तब तक H2 और Cl2 के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो बताइए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लाइट एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन H2 और Cl2 के मात्रा पे डिपेंड कर रहा है? लाइट एनर्जी पर। जितना ही ज्यादा इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, H2 और Cl2 के बीच का रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा। ध्यान रखना है। तो क्या हमको ये बोलना कि किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, क्या ये बोलना सही है? नहीं। हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन क्या हर एक रिएक्शन में ये बोल दे सही है? नहीं। हम ये बोल दे कि भाई जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा, रेट ऑफ उतना ही ज्यादा, नहीं, पास में रहा है। तो ये कुछ रिएक्शन के लिए सही है, लेकिन सभी रिएक्शन के लिए सही नहीं है। बोलो, दिक्कत है इसमें किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए देखा जाए। यहां से हम लोग को लिखा गया अगला पॉइंट कि ड्यू टू दिस रीजन फॉर डिटर्मिनेशन या फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए न्यू लॉ वाज डेवलप एट दैट टाइम विच इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन और सिंपली रेट लॉ। ध्यान रखना है, जब लॉ ऑफ मास एक्शन गलत हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया? गलत हो गया, तो एक नया लॉ डेवलप हुआ, एक नए लॉ का खोज हुआ, जिस लॉ का नाम दिया गया एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोला गया? या उसी को सिंपली क्या कहते हैं? रेट लॉ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सभी रिएक्शंस पे लागू नहीं हो रहा था, नहीं, तो जब सभी रिएक्शंस पे लागू नहीं हुआ तो भाई एक ऐसा इक्वेशन खोजना पड़ेगा जो सभी रिएक्शंस के लिए लागू हो। ध्यान रखना है, तो सभी रिएक्शंस के लिए लागू हो ऐसा जो इक्वेशन खोजा गया, उस इक्वेशन का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, या सिंपली क्या बोलेंगे? रेट लॉ। इतना में दिक्कत? चलो, तो यहां से अगर देखें हम लोग तो अगले पॉइंट पे आ जाएं। चलो अगला देखें हम लोग को, तो अगला हम लोग को इसमें आ रहा है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, या सिंपली क्या बोलते हैं? रेट लॉ। क्या कह रहा है? पढ़ा जाए। यहां पर लिख रहा है एन इक्वेशन विच गिव्स एक्चुअल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो हमें बताएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कितने मात्रा पर डिपेंड करता है। एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरे मात्रा पर डिपेंड करता है, ये बोल रहा है कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल जिस मात्रा पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम आपको रिलेशन बताएंगे। दिक्कत नहीं? तो फिर से पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच गिव्स एक्चुअल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। क्या लिख रहा है? This law by experimental method tells about the actual power of concentration of reactant on which rate of reaction depends. सोचो, अभी हम लोग कुछ देर पहले लिखे हुए थे रिएक्शन ए बी बी, और यहां पे लिखे थे सी सी, और प्लस में क्या लिखे थे? ऐसा लिखे थे। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिखे थे?
आर बराबर यहाँ पे के कांस्टेंट है, एक डायरेक्टली पोर्शन हटा दिए, के लगा दिए हुए हैं। यही लिख रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, हम लोग यही लिख रहे थे। लेकिन सोचो इसी को हम फिर से लिख रहे हैं। चलो अब हम लोग को बोल रहा है कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन टी बराबर 0 पर, मान लेते हैं इसका इनिशियल क्या है ए, इसका कितना है बी, मान लिए ये कितना है ए, ये कितना है बी। चलो टी बराबर टी टाइम पर, टी बराबर टी टाइम पर इस ए में से अल्फा खर्च हो गया, कितना खर्च हुआ अल्फा। टी बराबर टी टाइम पर कितना खर्च हो गया, बीटा खर्च हो गया। तो रेट लॉ इक्वेशन कहेगा आर बराबर के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ये कौन कह रहा है, रेट लॉ इक्वेशन कह रहा है। ये कौन कह रहा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वो क्या कर रहा था कि जितना कोएफिशिएंट है वो पूरे को पावर में डाल दे रहा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो रिएक्टेंट खर्च होता है नहीं वही पावर में जाएगा, जो रिएक्टेंट खर्च होगा वही कहां जाएगा, पावर में जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली उसी अमाउंट पे डिपेंड करता है, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? तो यहां पर हमको पावर क्या लेना है, अल्फा बीटा। अब ये अल्फा हो सकता है कि ए के बराबर भी हो जाए, ये बीटा हो सकता है कि बी के बराबर भी हो जाए। नहीं, अल्फा ए के बराबर बीटा बी के बराबर किस रिएक्शन के केस में होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन के केस में नहीं। लेकिन अगर आपका रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन नहीं है, यानी रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या ये ए पूरा खर्च होगा, ये बी पूरा खर्च होगा नहीं। तो जो अमाउंट रिएक्टेंट का बच जाता है बर्तन में, क्या रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड करता है क्या, नहीं। रिएक्शन के रेट का डेफिनेशन क्या बताया गया है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन टाइम। ध्यान रखना है, यानी कि समय के साथ कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है नहीं, वो हमको पता करना है। तो जो रिएक्टेंट खर्च होंगे उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो हम पावर क्या लेंगे, ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा। अल्फा में बी इक्वल्स टू ए, बीटा में बी इक्वल्स टू बी। ध्यान रखना है, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये रेट लॉ है और ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो ये सब पर लागू होगा, ये सिर्फ वेरी फास्ट रिएक्शन पर ही लागू होगा। दिक्कत है, ये वाला वेरी फास्ट लागू होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि अभी ना बोले भाई अल्फा ए के बराबर हो सकता है, बीटा बी के बराबर हो सकता है, तो ये वेरी फास्ट पे भी लागू होगा, मॉडरेट पे भी लागू होगा, वेरी स्लो पे भी लागू होगा, ये सब पर लागू होगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर ये अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन तो बड़ा आसान था, नहीं कि भाई रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन को बैलेंस कर देते नहीं, और जो कोएफिशिएंट था उसको रिएक्टेंट का पावर हम लोग यहां पर लगा देते, यही ना होता हम लोग का नहीं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में ये कोएफिशिएंट का वैल्यू, ये वैल्यू निकालना मुश्किल है नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करते और ये वैल्यू हमको मिल जाता। लेकिन अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है रेट लॉ इक्वेशन में, जो अल्फा और बीटा का वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग को एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगा। ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को देखकर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना है, ठीक। चलो देखा जाए। देखा जाए, ये तो हम लोग देख चुके हैं। चलो यहां से जो पॉइंट हम लोग बोले, रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, सो इट ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट। ध्यान रखना है, जो रेट लॉ इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा वो क्या देगा, सही रिजल्ट देगा। बट लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड्स अपॉन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सो डज नॉट गिव ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट, इसलिए हमेशा सही रिजल्ट नहीं देगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे आ जाए। हम लोग अभी आपको बताए कि रेट लॉ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है।
अल्फा और बीटा का मान कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन उतार के यहां पे डाला हुआ है। नहीं, एनओ का पावर क्या है? अल्फा। O2 का पावर क्या है? बीटा। और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये रिजल्ट दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना है। चलो देखते हैं, थोड़ा ध्यान देखिए कैसे निकालना है। देखो, एनओ का वैल्यू दिया हुआ है, O2 का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। देखो यहां लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। नहीं, R बराबर के, एनओ का पावर अल्फा, O2 का पावर बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिए। हमको एनओ का पावर अल्फा निकालना है, तो अगर एनओ का वैल्यू निकालना है, एनओ के लिए अल्फा का मान निकालना है। देखो O2 कहां कहां कांस्टेंट है? O2 का वैल्यू कहां कहां कांस्टेंट है? फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है, थर्ड फोर्थ में भी कांस्टेंट है कि नहीं है? चलो, जहां पर O2 कांस्टेंट है, मान लो फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है, तो O2 जहां पर कांस्टेंट है वहां पर एनओ को घेर दो। मतलब ये ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे हम लोग, पहला मेथड देख रहे हैं। O2 जहां पर कांस्टेंट होगा वहां कहां किसको घेरना है? एनओ को घेर दिए। चलो, एनओ को घेरने के बाद रेट को भी वहीं पर घेर देना, इतना में दिक्कत। चलो ये देखो 30 से 60 हुआ है, 2 गुना। यहां आ जाओ, 96 से 384 हुआ है, 4 गुना। इसको और इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए बताओ इसका पावर कितना करें? पावर 2 करें। अल्फा का मान आ गया 2, यही पावर है एनओ का पावर 2। दिक्कत। चलो फिर से आते हैं, एनओ का मान निकालना है, तो हम लोग किसको कांस्टेंट देख रहे थे? O2 को। अब किसका मान निकालना है? O2 का मान। तो देखो एनओ कहां कहां कांस्टेंट है? फर्स्ट और थर्ड। मान लो फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड घेर दो, इसका भी फर्स्ट और थर्ड घेर दो। दिक्कत है? 30 से 60 2 गुना, 96 से 192 2 गुना, दोनों को बराबर करना है, पावर 1, बीटा का वैल्यू। दिक्कत है? तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी में दिया वो देखते हैं। इतना में दिक्कत नहीं किसी को ना? चलिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप सबका इक्वेशन बनाइए। नहीं, सबका इक्वेशन बनाइए। जैसे चलिए पहला इक्वेशन, आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है R बराबर के, एनओ का पावर अल्फा, O2 का पावर बीटा। तो हम बना रहे हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन में R का मान कितना है? 0.096। चलो R के जगह रख दिए, बराबर के उतार दिए। एनओ का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में कितना है? 0.30 का पावर अल्फा। चलो O2 का वैल्यू कितना है? बोलो, दिक्कत है इसमें? तो ये कौन सा बन गया? इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनाएंगे, R का वैल्यू सेकंड में कितना है? इक्वेशन 3। ऐसे ही क्वेश्चन 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मान लो हम 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 384 आएगा। क्या आएगा? 96 बटा 384, डेसिमल हटा दिए, के से के कट जाएगा। भाई देखो 30 बटा 60, 1/2 का पावर अल्फा लिखे तो कोई दिक्कत है? यहां आओ, 30 बटा 30, 1 का पावर बीटा लिखे तो कोई दिक्कत है? चलो ये बताओ, 96 को काट दिए, कितना आ गया? 1/4 बराबर 1/2 का पावर अल्फा, ये 1 का पावर बीटा, क्या आएगा? 1 का पावर बीटा आएगा ना। मान लो कि 1 का पावर यहां 1000 आया था, तो 1 का पावर 1000 का था ना, 1 है
नहीं, ध्यान रखना। तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहां से बीटा का मान अभी नहीं निकला। चलो इसको हम ऐसे लिखें 1/2 का पावर 2, 1/4 को ऐसे लिखे, दिक्कत हो रहा है। चलिए बराबर 1/2 का पावर अल्फा, दोनों का बेस सेम है तो अल्फा का मान कितना आ गया? कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो ऐसा ही अल्फा का मान निकला, और ऐसा ही बीटा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। फिर किसी दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो बीटा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका है कि आप बाई इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं, और एक तरीका है कि आप सोच के सॉल्व कर लो। दिक्कत है? हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।